वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा बिहार। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार हमारे समक्ष रखेंगे आदरणीय डॉक्टर जसमेर सिंह सर, सह आचार्य दृष्टिबाधिता NIE PVD देहरादून। आज के कार्यक्रम में अपना कुशल निर्देशन प्रदान कर रहे CRC लखनऊ के ऊर्जावान निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का उद्बोधन आज के इस दिन पर हमें सुनने को मिलेगा। अतिथियों का स्वागत एवं परिचय हमारे बीच विशेष शिक्षा संकाय के पाठ्यक्रम समन्वयक परम आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, सह आचार्य वाक्य एवं श्रवण विभाग, उनके द्वारा स्वागत एवं आतिथ्य परिचय हमारे बीच रखा जाएगा। और धन्यवादन का जो क्रम है वह आदरणीय श्री विकास मिश्र, अनुसूचित ज्ञान एवं चलसूत्रता निदेशक CRC लखनऊ के द्वारा इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम 11 से 12:15 बजे तक है। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया, हमारा परम सौभाग्य है परम आदरणीय हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर हमसे जुड़ चुके हैं। सर को सादर प्रणाम है। सर, कार्यक्रम का समय हो चुका है तो मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को मैं उस गति पर ले चलूं जिस गति के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। शुरू करिए पांडे जी, कार्यक्रम शुरू करिए। सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का यह कार्यक्रम भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में CRC लखनऊ के द्वारा आयोजित है। यह कार्यक्रम समता मूलक समाज तथा भाईचारे की स्थापना हेतु, अधिकारों के संरक्षण हेतु, अधिकारों की प्राप्ति हेतु एवं समाज में सभी वर्गों की प्रबुद्धता को, श्रेष्ठता को, मनुष्यता की व्यवस्था को एक रूपता में ला करके सबका साथ सबका विकास ऐसे मनोभावों को स्थापित करते हुए सभी के मध्य उच्चता नीचता ऐसे भावों को हटाकर समरूपता के भावों की स्थापना हेतु CRC लखनऊ के इस गौरवमयी पटल पर यह कार्यक्रम आयोजित है। सभी विद्यार्थी जन, सभी श्रेष्ठ जन, सभी विद्वत जन जो आज हमसे जुड़ रहे हैं वो निश्चित ही परम आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवन वृत्त से अवश्य ही परिचित होंगे। विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न विभिन्न विद्वानों के द्वारा हम लोग उनकी श्रेष्ठता, उनके वक्तव्य और उनके उच्चतम विचारों को सुनते रहते हैं। उनके भावों को कैसे जीवन में उतारा जाए, निश्चित ही आज का यह कार्यक्रम उस दिशा की तरफ हमें प्रेरित करेगा। तो मैं कार्यक्रम के प्रथम कड़ी में आमंत्रित करता हूं अतिथि स्वागत एवं परिचय हेतु आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, सह आचार्य वाक्य एवं श्रवण विभाग CRC लखनऊ को। हमारे वक्ता यशस्वी प्राध्यापक श्री जसमेर सर हमसे जुड़ चुके हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के क्रम के लिए मैं सर को आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय श्री राजीव रंजन सर। Namaskar sir, good morning to all. Good morning to all the participants. I welcome you all in today's webinar, which is on occasion of Bharat Ratna Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar's 130th Jayanti, what we are celebrating as an online webinar. As already Sri Nagesh ji have spoken about our chief guest and today our speaker. So I take this opportunity to introduce you about our today chief guest, that is Professor Beni Prasad Tiwari. He is the Vice Chancellor of Veer Kunwar Singh University, Ara, Bihar. And I also welcome and introduce Dr. Jasmeer Singh, who is our
speaker for the day, and Dr. Jasmeer Singh is the assistant professor in VI department, special education, that is NIPBD Dehradun. Jasmeer Singh is also in charge of NBR, NBR NIPBD Dehradun. He coordinate and conduct all the courses and exams from NBR to all of us. So I welcome you, Jasmeer sir, in this portal. I also welcome our director, Sri Ramesh Pandeji. He always motivate us. He always encourage us to continue with all this capacity kind of program as well as online program for all the beneficiaries to reach out. And I also welcome, and I also would like to comment about our Nideshka Mohoday, Director Madam, Sri Ms. Smita Jabang, PDU PPD New Delhi, on her encouraging as well as her support in conducting all the programs and all. I welcome Sri Ramesh Pandey sir for his introduction about the program. Sri Ramesh Pandey sir. बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? यस सर, आ रही है सर। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती के शुभ पुनीत और महान अवसर पर मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का, आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी जी, आपका, आज के हमारे मुख्य वक्ता और मेरे मित्र, मेरे भाई की तरह डॉक्टर जसमेर सिंह जी, आपका, आप सभी जो अन्य गणमान्य अतिथि और वक्ता जुड़े हैं, आप सबका मैं अपने मंत्रालय की तरफ से, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अपने विभाग और अपने राष्ट्रीय संस्थान और राष्ट्रीय निदेशिका की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, इस दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे सीआरसी लखनऊ के सभी अधिकारी कर्मचारी, आप सभी जो इस कार्यक्रम की एक सप्ताह पहले से रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, सभी अतिथियों से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, आप सबको भी मैं इस महान और पुनीत अवसर की शुभकामनाएं देता हूं। और सौभाग्य है हमारा सीआरसी लखनऊ का और सीआरसी की ऐसे महान व्यक्तित्व पे चर्चा करने के लिए, उनकी उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन जो हमारी सोसाइटी में उन्होंने दिया है उस पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग एक वेब संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए ये छोटी बातें बताना चाहूँगा कि बाबा साहब का एक विजन था। वो बहुत मशहूर लॉयर थे, लेकिन हमेशा उन्होंने महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी। संविधान में उनका कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है किसी से छिपा नहीं है। और आज हमारा संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंक्लूसिव, जहां भी डेमोक्रेसी है, दुनिया के जिस देश में भी डेमोक्रेसी है और जहां पे इंक्लूजन की बात होती है, जहां सभी जातियों, धर्मों, वर्गों, शोषितों सबको एक साथ लेके चलने की बात की जाती है, उसमें हमारा संविधान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान कहा जाता है। उसके रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ही रहे। वो देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। और दलित शब्द या दूसरे जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, उसको लेके उनकी एक अपनी फिलॉसफी थी। वो फिलॉसफी समानता को लेके थी। दलित शब्द को भी उन्होंने एक ऐसे वर्ग से डिफाइन किया कि जिसका सबसे ज्यादा उस समय के समाज में शोषण होता था और कैसे उनको धरातल पे लाया जाए। हालांकि ये बहुत दुखद भी है, जिसकी चर्चा मुझे आज नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं कि आजकल बहुत सारे मंचों पर उनकी उपलब्धियों को नकारा जाता है, उनके विचारों को पुराने विचार कहे जाते हैं, लेकिन वही ऐसे विचार थे जो हमारे भारत देश को एक धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में
पूरी दुनिया के समक्ष स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मेरे विचार से हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। तभी हम सब लोग मिलके आज एक ऐसे विकासशील राष्ट्र के रूप में जाने जा रहे हैं। हम सब लोगों का जो एफर्ट है, चाहे वो समाज का आखिरी व्यक्ति हो या हम आप जो भी इस वेब संगोष्ठी में बैठे हो या उच्च वर्ग के लोग जो इस देश में रह रहे हों, वो सभी मिलके इस देश में एक इंक्लूसिव फोर्स के रूप में इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हमारा देश दुनिया के अग्रणी विकासशील देशों में है और मुझे लगता है कि वही फिलॉसफी जिसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अगर उसको हम फॉलो करते हुए चलेंगे, बाबा के विचारों को फॉलो करते हुए चलेंगे, जो बैकबोन है हमारे संविधान की, उसको फॉलो करते हुए चलेंगे, तो बहुत वो दिन दूर नहीं कि हम विकसित राष्ट्र के कतार में खड़े होंगे और पूरी दुनिया को अपने विचारों से ही आईना दिखाएंगे। ऐसे भी दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर ये बात कह के गए हैं भारत के विषय में कि भारत के जो विचार हैं, भारत की जो आइडियोलॉजी है सबको साथ लेके चलने की, उसी से भारत अपनी अलग पहचान दुनिया में बना रहा है और बहुत जल्द ही हम अग्रणी राष्ट्रों के बीच में खड़े होंगे और खड़े हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के कार्यक्रम में दो हमारे बहुत महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जसमेर साहब और माननीय कुलपति जी। आप दोनों को सुनने के लिए यहाँ पर लोग इस वेब संगोष्ठी में जुड़े हुए हैं। मैं फिर से पुनः इस शुभ अवसर की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। फिर से आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, अपने चीफ स्पीकर का, अपने चीफ गेस्ट का सबका स्वागत करता हूँ। अपने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आज के कार्यक्रम के जो समन्वयक हैं, आप सभी को भी शुभकामनाएं देता हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद सर। आपका आशीर्वचन और आपका निर्देशन निश्चित ही समाज में एक जागरूकता और श्रेष्ठता स्थापित करने हेतु सीआरसी लखनऊ को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, तो उनका उद्बोधन कार्यक्रम की पूर्णता के समय अर्थात हमारे वक्ता के पश्चात होगा, ऐसी उनकी मनोइच्छा है। वो हमसे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं तथा मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर जसमेर सिंह सर को, सह आचार्य NIE PVD देहरादून, इंचार्ज NBR स्पेशल एजुकेशन VI भारत। मैं आमंत्रित करते हुए आप सभी को बताना चाहूंगा, डॉक्टर जसमेर सिंह सर ने परीक्षा की गतिविधियों में जो बदलाव वर्तमानिक परिस्थितियों में ला करके खड़ा कर दिया है, यह बदलाव विशेष शिक्षा की उन्नता हेतु और विशेष शिक्षा की श्रेष्ठता हेतु बहुत ही मांगपूर्ण स्थिति में, इसकी आवश्यकता न केवल राज्य स्तर पर अपितु राष्ट्र स्तर पर हमें निर्देशन प्रदान करने वाली संस्थान रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI भी इसको समझ पा रही थी। एक ऐसी परीक्षा प्रणाली जिसमें सभी के लिए ऐसे मापदंड हो, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, मन स्थितियां परीक्षा की श्रेष्ठता पर ही हो, ऐसे बिंदुओं को स्थापित करने वाले हमारे श्रेष्ठ वक्ता को मैं आमंत्रित करते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं अधिक समय न लेते हुए परमादरणीय डॉक्टर जसमेर को कि आए और आज के विषय पर अपने विचार हमारे बीच रखें। आदरणीय जसमेर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नागेश पांडे जी, प्रवक्ता CRC लखनऊ, श्री राजीव रंजन जी, असिस्टेंट प्रोफेसर की आपने इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले मैं आज के हमारे जो मुख्य अतिथि प्रोफेसर देव प्रसाद तिवारी जी हैं, जिनका CV हमने देखा तो अपने आप को आनंदित पाया और आज इस अवसर पर मैं निदेशक जो CRC लखनऊ के हैं श्री रमेश पांडे जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे देव प्रसाद तिवारी जी, कुलपति वीर कंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा बिहार की एक महापुरुष जिसको पूरा विश्व याद करता है, उसके 130वीं जयंती के ऊपर
हम सबके साथ अपने आशीष वचन देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए सर आप हमारे साथ जुड़े, तो हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और डिसेबिलिटी फील्ड में हायर एजुकेशन को जोड़ने के लिए और हमें अपने साथ लेने के लिए भी सर आपका और आपकी टीम का हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और एक ऐसा मंच, जिस मंच के ऊपर प्रबुद्ध जन हो, जैसा हम देख पा रहे हैं कि जो ये संस्थान है CRC गोरखपुर, बहुत ही पुराना अपना एक संस्थान है जिसने डिसेबिलिटी के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है। जो समीता जयवंत निदेशक है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली में, उसके निर्देशन में, और जो ऊर्जावान निदेशक है श्री रमेश पांडे जी, जो समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र लखनऊ, जो कि कैपिटल में है और मिनी भारत बोला जाता है उत्तर प्रदेश को, ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो वर्चुअल मोड और फेस टू फेस मोड में सर का इंटरेक्शन है, स्पेशली ऐसे व्यक्तियों को जो समझते हैं डिसेबिलिटी फील्ड को और डिसेबिलिटी फील्ड को एम्पावर करते हैं। आज के इस दिन 130वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे NIPVH, जो कि हमारा पुराना नाम है, जो देश विदेश में जाना जाता है, रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज के ऊर्जावान हमारे निदेशक की आज्ञा से हम डॉक्टर हिमांशु दास की परमिशन से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। स्पेशली मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपकी पूरी टीम को, CRC टीम को, कि आपने एक बहुत ही रोचक और बहुत ही डिमांडिंग विषय के ऊपर एक वेबिनार को आज की कोविड-19 की स्थितियों में चुना है। और इसमें मैं देख पा रहा हूं कि सभी प्रतिभावान हमारे टीचर, ट्रेनीज, कोर्स कोऑर्डिनेटर सभी जुड़े होंगे, जो हम सबसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि दिव्यांगजन, हम मानते हैं कि दिव्यांगजनों को भी विशेष प्रकार के राइट्स की जरूरत है, विशेष प्रकार की अपॉर्चुनिटी की जरूरत है और विशेष प्रकार की भागीदारी की जरूरत है। और इस प्रकार का सपना देखने वाले आज से 130 वर्ष पूर्व जिस महापुरुष का जन्म हुआ और जिसको विश्व विख्यात प्रख्याति महसूस हुई है, अगर हम आज भी गूगल के ऊपर जाकर सर्च करते हैं तो हमें नजर आएगा कि नॉलेजेबल पर्सन अगर इस विश्व में है तो भारत का नाम हमेशा सर ऊंचाई पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध के बाद अगर विश्व ने किसी को आधुनिकता के हिसाब से एक्सेप्ट किया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और उनकी न केवल फिलोसफी को अपितु उनकी सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट को, उनके इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को, उनके लीगल सिद्धांतों को और उनके संघर्ष को जो हमें समझने की जरूरत है। आज दिव्यांगजनों को हम क्लास में लाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार की मुहिम चल रही है। इंडिपेंडेंस के बाद भी इंक्लूसिव एजुकेशन 1994 से चला हुआ है, फिर भी हम पूर्ण रूप से इंक्लूजन नहीं कर पाए। और एक ऐसा विद्यार्थी जिसने क्लासरूम के बाहर बैठकर शिक्षा प्राप्त की हो अर्ली चाइल्डहुड में, तो उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा जो बाद में जाकर एक ऐसा व्यक्ति बना कि भारत जैसे देश को में एक संविधान दिया। और न केवल वो संविधान दिया, अभी तो एशिया का सबसे महत्वपूर्ण संविधानों में से एक और विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों में से एक, कि आज भी हम देखते हैं कि 70 ईयर के बाद भी हम सभी को इंटीग्रेट करते हुए आगे लेकर जा रहा है। तो ऐसे महापुरुष को मैं सत सत नमन करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि मैं NIPVD देहरादून जैसे एक संस्थान जो राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रहा है, उस संस्थान में भी डॉक्टर भीमराव के ऊपर कार्य काफी किया गया है। और इस पूरी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने भी स्पीचेस हैं उनको ऑडियोएबल बनाया गया है विजुअली इंपेयर्ड के लिए और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो पढ़ नहीं पाते। 18 वॉल्यूम में वो बुक हमने बनाई थी और आप चाहे तो हिंदी और इंग्लिश में वो वॉल्यूम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो फिलोसफी को अपलिफ्ट करने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। NBR के माध्यम से भी हमारे पूरे इस कार्यक्रम किए गए विगत कुछ दिनों में, और रिसेंटली आज भी हमारे कार्यक्रम है जिसमें हमारे उत्तराखंड के स्पीकर साहब मुख्य अतिथि के रूप में होंगे और वो संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से दिव्यांगजनों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत एम्पावरमेंट होने की जरूरत है। जैसा हम सभी जानते हैं कि महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व में हम मानते 20वीं सदी और 21वीं सदी के बीच में सामंजस्य स्थापित करने और आधुनिक भारत को विकसित भारत में बनाने का एक सपना और एक जो आइडियलिज्म फिलोसफी उनकी थी, उस फिलोसफी के ऊपर चलते हुए भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है। जैसा हम सुन पा रहे थे, हमसे पूर्व भी वक्ताओं ने बताया
कि न केवल उन्होंने एक सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए संघर्ष किया, अपितु उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर विभिन्न सारे एसोसिएशंस के माध्यम से, विभिन्न सारे कमीशंस के माध्यम से, विभिन्न सारे ऐसे मीटिंग्स में भाग लेकर एक नई रूपरेखा बनाने में भी अपना योगदान दिया। ज्यादा न बोलता हुआ एक पीपीटी के माध्यम से मैं आपके बीच में अपनी बात रखूंगा, ताकि समय की जो हमारी एक डिमांड है उसके अनुरूप हम अपनी पूरी बात को आपके सामने रख सके। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ और वो इंडियन जो जूरिस्ट है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिशियंस है, सोशल रिफॉर्मर के नाम से ज्यादा जाने गए। वो उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ था वो मऊ था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में। उनके पेरेंट्स थे जो उस समय के ब्रिटिश आर्मी से बिलोंग रखते थे। उनके जो पिताजी थे और आर्मी स्कूल में ही उनकी पहली स्कूलिंग हुई और उनकी स्कूलिंग में मुख्य तौर पर जो उनका फोकस एरिया था वो इस प्रकार से था, जो आज प्राचीन हमारा समाज था उस समाज में डिफरेंट वर्ग के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने एजुकेशन लेने का प्रयास किया और वो उसमें पूरी तरह से सक्सेस भी हुई, विभिन्न प्रकार के सोशल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को झेलते हुए। और आज पूरा वर्ल्ड उनकी इसी बात को फॉलो करता है। अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज को देखते हैं तो अफ्रीकन कंट्री के जितने भी लीडर हुए उनकी फिलोसफी में कहीं ना कहीं वो डॉक्टर भीमराव को अपने तरह से अपना मार्गदर्शन मानते हुए उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मैट्रिकुलेशन करने के बाद उन्होंने अपने आप को एडमिट किया हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में और वहां से फिर उन्होंने अपनी आगे की एजुकेशन प्राप्त की और 1912 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएट डिग्री इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से प्राप्त की। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अर्ली हायर एजुकेशन के ऊपर जो उनका मेधावीपन था इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, उसी में जाके आगे उन्हें पूरे के पूरे वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट किया है। उनके बाद उन्होंने अपना एमए कंप्लीट किया 1915 में और 1916 में उन्होंने लंदन के इन में अपने आप को एडमिट किया कि वो आगे हायर एजुकेशन लेने के लिए वहां पर चले गए। और साथ ही साथ उन्होंने स्टार्ट किया कि एक मूक नायक नाम की मैगजीन जो वीकली पेपर था वो शुरू किया, क्योंकि वो बहुत अच्छी प्रकार से समझ गए थे उन परिस्थितियों के कारण कि अगर प्रत्येक जनमानस तक पहुंचना पड़ेगा तो कोई ना कोई हमें प्रिंट मीडिया का माध्यम अपनाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इस प्रयास को शुरू किया। हम सभी मानते हैं कि 1915 के बाद डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर भारत के विभिन्न सामाजिक जो चिंतन शिविरों के कारण एक्टिव हुए और 1920 के आते आते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के जो संघर्ष था उसको बखूबी से स्टडी करना शुरू कर दिया था। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जब हम स्टडी करते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, उसको स्टडी करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1924 में स्टार्ट किया पॉलिटिकल कैरियर, जो बहुत सारे हम में से लोग नहीं जानते कि उसके पॉलिटिकल कैरियर को स्टार्ट करने के पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने 1857 के बाद जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था और 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको बखूबी से स्टडी करने के बाद ये देखा कि उसमें हर वर्ग के लिए कोई ना कोई प्रोविजंस नहीं थे जिससे उनका वेलफेयर हो सके। तो इसी के साथ उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन बनाया 1924 में और उसके बाद 1927 में वो नॉमिनेटेड हुए एज ए मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। उस समय के बॉम्बे स्टेट में वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने आप को इलेक्ट कर पाए और 1928 में वो प्रोफेसर लॉ गवर्नमेंट कॉलेज जो बॉम्बे में है उसके हुआ और उन्होंने अनटचेबल को रिप्रेजेंट किया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में और 1932 में उन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबल लीग जो कि हरिजन सेवा संघ था उनकी स्थापना की। और उसके बाद ये उनका एक पैशन था, जो पैशन हमें दिखाता है कि किस प्रकार से उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को अपलिफ्ट किया उन परिस्थितियों में भी जब एक तरफ भारत में स्वतंत्रता का एक पूरा आंदोलन चला हुआ था, दूसरी तरफ एक फाइट चल रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कि जो सोशल जस्टिस की एक मुहिम थी पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस के प्रति, उन सेक्शंस के प्रति एक रिप्रेजेंटेशन हायर लेवल पर ब्रिटिश
जो उस समय की गवर्नमेंट थी उस तक कैसे पहुंचाया जाए, और उनके समक्ष उन्होंने पूरे तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ, स्टैटिस्टिकली आंकड़ों को रखा कि किस प्रकार की स्थिति उस समय की इंडिया की थी। 1923 में उन्होंने अपनी एजुकेशन भी प्राप्त की, और उन एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद एक उनका थीसिस था जो प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन फॉर द डिग्री ऑफ बीएससी इन इकोनॉमिक्स। हम ये भी मानते हैं कि इसके ऊपर पूरी तरह से गहन अध्ययन करने के बाद 1935 में जो आरबीआई की स्थापना हुई है, कहीं ना कहीं उसके पीछे ये उनका एक ओरिजिन था, जो उनका ये पीएचडी वर्क था, रिसर्च वर्क था, ये पूरी तरह से उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोचने पर मजबूर किया। और उसके बाद हमने देखा है कि क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि 1935 से लेकर हम 1954 तक के जो 20 वर्ष देखते हैं, उन 20 वर्षों में हम देखते हैं कि भारत की जो इकोनॉमिक दशा थी, उनका जीपीडी बहुत ही कम था, उनमें कोई ग्रोथ नहीं हुई थी, और उस ग्रोथ के पीछे फिर भी भारत आज एक बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई का उसमें महत्वपूर्ण रोल है। इसी के साथ हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल अपनी एजुकेशन को उन विपरीत परिस्थितियों में कंप्लीट किया, अपितु उन्होंने सभी राजनीतिक नेताओं के साथ एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस और पॉजिटिव लाइजनिंग बनाते हुए उनके साथ मिलकर अनटचेबिलिटी को दूर करने के साथ साथ महिलाओं को, और जो दूसरे अन्य जो हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एरिया था उस समय केवल और केवल 16 लाख किलोमीटर के अंतर्गत आता था, रिमेनिंग जो भारत का एरिया था वो भी काफी बड़ा था, जो उस समय के प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके ऊपर भी स्थिति का उन्होंने गहन अध्ययन किया है, जिसमें उनके विजिट्स दिखाते हैं कि पंजाब के उनके विजिट्स थे, कुछ ऐसे विजिट्स थे जिसमें उन्होंने कुछ वहां के रूलिंग राजाओं के साथ मिलकर भी वहां की समस्याओं को उजागर करने की बात उनको जब हम स्टडी करते हैं तो ये निकल कर आती है। अगर उनकी डिग्री की बात करें कि किस प्रकार की डिग्री उन्होंने मिली थी, भारत रत्न मिलने से पूर्व अगर हम देखें एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी, बार एट लॉ, एलएलडी एंड डीलिट, बहुत ही इस प्रकार की डिग्री के साथ व्यक्ति आज के समय हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल अपने आप को महसूस करता है। तो उनके बेसिस पर उनके डिग्री के क्वेश्चंस को भी अगर हम देखें तो उन्होंने अपने आप को काफी अपलिफ्ट किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसी किताबें भी लिखी गई जिन बुक्स के ऊपर चर्चाएं होती हैं, चाहे उन्होंने भारत के ऊपर, भारत की राजनीति के ऊपर किताबें लिखी हों, या फिर भारत के जो कास्ट सिस्टम है उनके ऊपर किताबें लिखी हों। उनका बहुत ही चर्चित विषय रहा जब उन्होंने एक अपना रिसर्च पेपर जाके पढ़ा विदेशों की एक यूनिवर्सिटीज में, जिसमें उन्होंने एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम की बात की थी कि भारत का कास्ट सिस्टम किस प्रकार से था, और वो पूरे विदेशी मीडिया में छाया रहा कि किस प्रकार से एक भारत जो अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है, वहां पर एक दूसरी प्रकार की एक सोसाइटी भी है जहां पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। उस डिस्क्रिमिनेशन को इंटरनेशनल पटल पर उन्होंने अपने रिसर्च के माध्यम से लेकर आए, क्योंकि वो समझते थे कि न केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, उनका मुख्य उद्देश्य था कि जब तक हम अपनी राइटिंग्स को लिखेंगे नहीं, अपने थॉट्स को लिखेंगे नहीं, आम जनता तक नहीं पहुंचाएंगे उनके अपने डायलेक्ट में, तब तक हम कोई भी क्रांति नहीं कर सकते, कोई रिफॉर्म लाके नहीं ला सकते। तो इस प्रकार से हम मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बहुत बड़ा रोल है। 1920 से लेकर अगर हम देखें 1935 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया 1935 में, उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जिसमें पहली बार रिजर्वेशन की बात की गई कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए रिजर्वेशन के ऊपर। उसके बाद 1942 में भी जब कमीशन इंग्लैंड का या भारत में आता है, उसमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिप्रेजेंटेशंस दिया कि महिलाओं को लेकर, और जो हायर एजुकेशन है जिसको हम बोलते थे उस समय का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसमें भी उन्होंने 7 से 8% रिजर्वेशन की बात की थी, जो वाकई पहली बार हमें लगता है कि इतने हाई लेवल पर रिजर्वेशन की उन्होंने बात की थी। उनका मानना था कि केवल ग्रुप 4 में, ग्रुप 3 में या ग्रुप 2 तक अगर कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में आता है अनटचेबिलिटी से, वीकर सेक्शन से या महिला सेक्शन से, उससे रिफॉर्म नहीं होंगे जब तक अपर लेवल पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं मिलती है, तब तक किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बना सकते। तो जैसे ही हम देखते हैं कि हमारा भारत का आजादी का एक संघर्ष चलता है, और उस संघर्ष के बाद 1946 की बात आती है कि 1946 में जो पहली बार सोचा गया कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, और उन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और 1947 में आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो मिनिस्टर
मिनिस्टर ऑफ लॉ बनते हैं, और इवन ये भी मानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष के, अगर हम देखे जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उन्होंने को एक तरह से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पूर्व मुख्य तौर पर ऐसे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया जहां पर डेमोक्रेसी थी, जहां पर रिपब्लिक की बात होती थी। ऐसे देशों के स्टडी करने के बाद, चाहे वो कनाडा का संविधान था, अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया का था, जर्मनी, फ्रांस, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को किया जो लीडिंग कंट्रीज थे, और उनके बेसिस के ऊपर स्टडी करने के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को 40 से 45% उन प्रोविजंस को लेते हुए, और कुछ बाहर के प्रोविजंस को लेते हुए फ्लेक्सिबल हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सपना, बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद, अगर हम उसको स्टडी करेंगे कि 2 वर्ष जो हम पढ़ते हैं कि कितना महीने वो जो लगे थे, इतने कम समय में तो हम पीएचडी नहीं कर पाते, क्योंकि हम स्कॉलर होने की बात करते हैं। मैं खुद डॉक्टरेट हूँ, एक ग्रेट यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया, मुझे भी अपनी पीएचडी कंप्लीट करने में 3.5 वर्ष लगे, जबकि मेरा काम केवल पीएचडी का था। वो एक व्यक्ति जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप फाइनल कर रहा है ऐसे एक कंट्री में, जिस कंट्री में अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया है और साथ में कुछ प्रिंसली स्टेट भी है, फिर भी इतनी कम समय में एक प्रारूप को फाइनल किया और उस प्रारूप को बनाया भी, और उसमें सब वर्गों का ध्यान रखा, सभी व्यक्तियों को, किसी को नाराज नहीं होने दिया। तो एक ऐसे व्यक्ति को हम आज याद कर रहे हैं। और देखते हैं कि जैसे मिनिस्टर ऑफ लॉ थे, मिनिस्टर ऑफ लॉ पे होते हुए उन्होंने उस समय के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के साथ हिंदू कोड बिल के ऊपर भी चर्चा की कि भारत के समाज में जो फैली हुई हमारी विभिन्न जो रीति रिवाज थे, उन रीति रिवाजों के ऊपर, चाहे महिलाओं की दशा थी या अन्य व्यक्तियों की दशा थी या बहुविवाह प्रथा थी या कई अन्य सोसाइटी के रिफॉर्म्स थे, उनके ऊपर गहन चिंतन किया, जिसमें न केवल हिंदू धर्म को अपितु उसमें सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पारसी, इन सबको भी उन्होंने स्टडी करते हुए देखा कि यहाँ पर जो स्थिति है, उन स्थिति को हम किस प्रकार से पॉजिटिवली लेकर आएंगे और उनके ऊपर कार्य करें। जब उनकी बात को नकारा गया, तब उन्होंने उस समय के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ पद से इस्तीफा भी दिया था, जो कि उस समय का विषय भी रहा था। साथ ही साथ ये भी बात शुरू हुई कि जब 1930 का दौर था, तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब गोलमेज मेलर्स में जाते थे और वहां पर उनके साथ जो व्यवहार होता था, उस व्यवहार से वो बड़े दुखी होते थे। तब उन्होंने अपने एक मुहिम चलाई थी, जिसमें बुद्धिज्म की तरफ उनका ध्यान हुआ था। 1934 में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही थी कि आने वाले समय में शायद वो बुद्धिज्म की तरफ प्रेफरेंस करेंगे, और 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया भी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे पंथ भी बनाए, जिसमें प्रेयर बुक लिखी बुद्ध उपासना पंथ के ऊपर, भारतीय बहुजन संघ के ऊपर। और जब वो राज्यसभा के सांसद इलेक्ट हुए 1952 में, और उन्होंने उसके बाद फिर भी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए जो भारत में हमें दिखाई नहीं देते। जब हम बारीकी से पढ़ते हैं उस समय के 1952 के बाद, जब पहली बार भारत की सरकार बनी इलेक्शंस के बाद, उसके बाद विभिन्न कमेटीज में जो उनका रिप्रेजेंटेशंस था, जो रोल था, और जो उनकी किताबें थी जो उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई, उसमें बहुत कुछ बताया गया है भारत के विजन के ऊपर। और उस विजन्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो मिलता है कि बाकी एक बहुत बड़े रिफॉर्मर के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो भारतीय समाज का न केवल उन्होंने मार्गदर्शन किया, अपितु उन्होंने एक नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। उनकी बुक्स में सबसे पहली बुक मैंने बताया है कि जो प्रॉब्लम्स ऑफ रूपीज एंड ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन था, जो 1923 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद इवोल्यूशन एंड प्रोविजन ऑफ फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, जो 1925 में पब्लिश हुई थी। और एक महत्वपूर्ण जो विषय रहा था रिसर्च पेपर का, एनिमिनेशन ऑफ द कास्ट, ये बहुत। उसके बाद थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को अलग करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो 1946 में उनका एक बुक आया है, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। उसके बाद गांधी के साथ और जीना के साथ उनकी एक वार्ता के ऊपर किताब है 1943 में। उसके बाद व्हाट द कांग्रेस ऑफ गांधी हैव डन टू द अनटचेबल 1945 में। अगर ये किताब कोई देखना चाहता है कि कांग्रेस ने अनटचेबल के लिए क्या किया, 1945 में उन्होंने पूरा बताया है, 1885 से लेकर, और 1945 के दौर में कांग्रेस कैसे सोचती थी। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते उस समय के दौर में, तो भारत का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इतने सारे अधिकार है, शायद वो नहीं मिलेंगे। अगर किसी को ये लगता है कि ये बातें
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसे ही बोली है। तो अगर आप ये बुक थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल बारीकी से लिखा हुआ है। हु वर द शूद्रास, शूद्रों के ऊपर बात की उन्होंने। 1946 में किताब निकली उसके ऊपर। स्टेट एंड मिनिस्ट्रीज के ऊपर उन्होंने, स्टेट एंड जो माइनॉरिटीज थे उनके ऊपर 1947 में किताब लिखी है। उसके साथ उन्होंने जो महाराष्ट्र एक लिंग्विस्टिक स्टेट बना कि भाषा के आधार पर जब राज्यों की बनने की बात आई 1948 में, उनके ऊपर भी एक बुक लिखी है कि भाषाओं के आधार पर राज्य बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, चाहे मराठी के आधार पर हो या फिर हम देखते हैं कि 2-3 राज्य जो पहली बार आंध्र प्रदेश बना या फिर तमिलनाडु बना, उनके ऊपर बात की। थॉट्स ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1945 में भी उन्होंने ये बात उठाई थी, जब ये बात उठ रही थी कि भारत एक हमारा रिपब्लिक बनेगा। बुद्धा एंड इस धर्मा 1957 में जो उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई, जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे, जिसमें हम मानते हैं कि नागपुर में दीक्षा भूमि में जब उन्होंने बुद्धिज्म की वो ली थी तो उस समय उन्होंने इसके ऊपर बात की थी। उसके बाद राइज एंड फॉल ऑफ द इंडियन वुमेन, वो भी किताब उनकी जो 1956 में वो कर रहे थे 1965 में पब्लिश हुई। डॉक्टर भीमराव ऑन बुद्धिज्म 1982 में वो जो अधूरी रह गई थी किताबें उनको पूरा किया गया। तो हम मानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बुक्स का कलेक्शंस है जो उनके द्वारा राइट किया गया है और सभी के सभी एनालिटिकल है। आप इसमें स्टैटिस्टिकल फिगर देखेंगे कि एक एक बात को कहने के पीछे गहन अध्ययन मिलता है। आज के समय हम इतना रिसर्च पेपर लिखने में नहीं लगाते क्योंकि उनको पता था कि उस समय उनके विरोधी बहुत है और वो उसको उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए जब भी कोई वो बुक लिखते थे, रिसर्च पेपर लिखते थे, तो उसके ऊपर पूरा अध्ययन करते थे, चाहे वो उनको दिन रात मेहनत करनी पड़े। और ऐसा माना जाता है कि विदेश से जब वो अपने आए थे तो उनके पास सबसे ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ बुक्स का कलेक्शन था जो आज तक किसी के पास नहीं है। अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी था उनका घर, कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी एक इंस्टीट्यूशन की नहीं होती, इतनी किताबें उन्होंने अपने जीवन काल में पढ़ ली थी। उसके साथ वो आइडियल सोशल ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने बहुत बड़ा रोल दिया, चाहे वो सोशल था या पॉलिटिकल था। उन्होंने आरबीआई की अपनी एक पार्टी की स्थापना भी की और उसी पार्टी से उनको पता था कि शायद लोग उसको नहीं जिताएंगे, बावजूद उन्होंने विपक्ष में जाकर कांग्रेस का साथ न लेते हुए अपनी पार्टी से इलेक्शन को जीत प्रयास किया जीतने का, और बहुत कम मार्जिन से ही वो अपने आप को हार का सामना करना पड़ा उनको। उनकी एक कोट है जो उन्होंने कहा था कि आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। उनका वो यही मानना था कि उनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। अब लास्ट में मैं आना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो बैकवर्ड जो सेक्शंस थे हमारे या अनटचेबल थे या वीमेन थे, उनके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली उनके ऊपर फोकस किया। ही गॉट द स्पेशल जो आर्टिकल 15(1) ये आर्टिकल है 15(1), जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो आज हम बातें हैं, सभी पार्टीज इसका बात करती हैं कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके ऊपर हम किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आर्टिकल 15(2) ये भी बात यही कहता है कि डिसेबिलिटी के कारण लाइबिलिटीज, ये किसी भी कंडीशंस के कारण हम किसी के साथ किसी भी जगह पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे पब्लिक प्लेसेस पर। उसके साथ आर्टिकल 17 में भी ये बात लिखी गई है कि कोई भी व्यक्ति disabled irrespective of his belonging can be treated as untouchable, क्योंकि हम खुद डिसेबिलिटी फील्ड में है। 16वीं 17वीं शताब्दी को जब हम स्टडी करते हैं तो डिसेबल्ड को एक पुराने हमारे कर्मों का भी कारण माना जाता है कि बैड सीन्स की वजह से कोई लोग डिसेबल्ड होते हैं। तो उस बात को भी उन्होंने उस समय देख लिया था कि इस बात को हाईलाइट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 21 में, जो कि बाद में हमने अमेंडमेंट करके 21A बनाया, जिसमें जीने का अधिकार है कि सब व्यक्तियों को जीने का अधिकार है, तो वो आर्टिकल पहले से ही उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को पूरी लाइफ की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 24 में भी लिखा हुआ है कि 14 जो एज ऑफ 14 ईयर्स है उनके ऊपर किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। आर्टिकल 45 है जो एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन देता है। हम क्योंकि केवल आर्टिकल 45 की बात नहीं हुई, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उसमें मानेंगे कि इसके साथ एक आर्टिकल और था जिसमें ये प्रोविजन उसी समय कर दिया गया था कि एजुकेशन इज द राइट, हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में लेकर आए। तो
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात हमने कर रही थी उस समय, कि बाद में ये, क्योंकि हमारे देश की कंडीशंस उस समय ऐसी नहीं थी कि हम सबको शिक्षा दे पाए, सबके लिए स्कूल कर पाए, कॉलेज कर पाए, तो ये आश्वासन हुआ था उस समय की असेंबली में कि बाद में जाके हम इसमें अमेंडमेंट करके इस एक्ट को लेकर आएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एक्ट को आने में बहुत वर्ष लगे। 2009 में जाके राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, और डिसेबल्ड के लिए जो एक्ट आया वो 2012 में आया, अमेंडमेंट एक्ट जो 2009 था। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, स्पेशल स्कूल्स के लिए। तो ये था उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्योंकि मोटे मोटे तौर पर हमने आपके सामने रखा। उसके बाद जो मेमोरेबल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वो है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर हम मानते हैं कि वो सिंबल है इक्वलिटी के, और वो हम उसको ये भी मानते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि उसके बाद दीक्षा भूमि जो नागपुर में है, क्योंकि मेरे एक फैकल्टी मेंबर है यहाँ नागपुर से, वो हमें बताते हैं कि कितनी भीड़ होती है वहां पर दशहरे के अवसर पर, जिस समय उन्होंने वहां पर अपने दीक्षा भूमि में अपने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। आज भी पूरे वर्ल्ड से फॉलोवर वहां पर आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से म्यूजियम है पुणे में, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया अप्रैल 1990 में। वहां पर हम देख सकते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार का रहा है, उनके ऊपर जो स्टडी करते हैं वहां जाकर देख सकते हैं। इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद। रिसेंटली जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने उनके ऊपर उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए कि किस प्रकार वो डेडिकेटेड है, कि किस डॉक्टर भीमराव की स्पीचेस और उनके द्वारा किए गए इंटरनेशनल लेवल पर कार्य हम देख सकते हैं। मेमोरियल पार्क बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। ये भी एक अपने जो लखनऊ में है, जो उत्तर प्रदेश की जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी बहन कुमारी मायावती ने बनाया था, और उसके ऊपर आज भी लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं वहां पर जाने के बाद। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव के नाम पर बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाई हुई है, बहुत सारी आवश्यक योजनाएं बनाई हुई है, और इवन हम ये भी बात मान के चलते हैं कि हायर एजुकेशन के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से स्टडी सेंटर्स बनाए हुए हैं। डॉक्टर भीमराव की फिलोसफी के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। इवन ओपन यूनिवर्सिटीज भी डॉक्टर भीमराव के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज चलाते हैं उनके थॉट्स के ऊपर, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उनको जान पाए। और अब मैं बताना चाहूंगा कि केवल यहीं तक डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का हम नाम नहीं लेते कि केवल इतना सारा कार्य उन्होंने किया है। अगर एक लंबी लिस्ट लेके हम चले तो हमें लगेगा कि ऐसे व्यक्ति को अगर हम अपने जीवन में पढ़ते हैं तो वाकई हम उनको बहुत आगे जीवन पर लेके जा सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियों में आज हम एक समाज की कल्पना करते हैं, और एक ऐसा समाज जिस समाज में सबको संपूर्ण भागीदारी हो, उसके राइट्स का हनन ना हो, और किसी प्रकार का गरीबी उन्मूलन हो, तो उस बात के थे। कुछ कोट्स हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो आज भी लोग उनको याद करते हैं कि लाइफ बहुत छोटी होनी चाहिए लेकिन प्रसिद्ध होनी चाहिए, महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उनके बाद उन्होंने ये बात भी कही थी कि शायद उन्होंने कुछ अपने आप में कभी जाके ये भी एक्सेप्ट किया कि पूना पैक्ट उन्होंने जो गांधी जी के साथ एक समझौता किया था, अगर उसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं तो वो कहते थे कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसका उन्होंने हर बार हमेशा जिक्र भी किया जब भी कोई विदेशी मेहमान उनसे मिलने आया। तो कुछ कुछ चीजें थी जो बाद में भी उन्होंने उजागर की, लेकिन सामाजिक भलाई को देखते हुए डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने हमेशा सब उस समय के सारे राजनीतिकों के साथ मिलकर कार्य किया और सबको साथ लेकर प्रयास किया कि चलने का। तो मैं आज इस कार्यक्रम में अपने विचार रखने के लिए जो सीआरसी के निदेशक हैं श्री रमेश पांडे जी, उनकी टीम जी, और हमारे जो आज के हमारे जो ब्लेसिंग्स देने के लिए हमारे साथ उप कुलपति जी आए हैं हमारे बीच में, उनका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और सभी स्टूडेंट्स से और सभी जो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो एक धारणा है हमारे समाज में, उसको चेंज करने का समय आ गया है। हम उसको एक इंटरनेशनल लीडर के रूप में स्वीकार करें। केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एससी एसटी या ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव या उनका आइकन न मानते हुए अगर हम गूगल पे या अन्य चीजों पे सर्च करते हैं या रिसर्च को पढ़ते हैं तो हमें गौरवान्वित महसूस होगा कि बुद्धा के बाद अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति भारत में हुआ है तो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दी और जो ब्रिटिश हमारा जो
नेशंस था उसको खत्म करने का जो लास्ट आर्टिकल लिखा, अगर हम उसको पढ़ते हैं, उसमें बताया गया है कि आज के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के ऊपर किसी भी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार नहीं रहेगा और भारत एक इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में बनेगा। तो मैं उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को देता हूं और प्रयास करूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ बहुत कुछ नहीं तो कुछ सिद्धांतों को मानते हुए मैं अपने जीवन में अप्लाई करूं। और एक सिद्धांत हमने अपने उनके जीवन का अप्लाई किया है कि कोई भी कार्य करने से पहले लीगलिटीज को जरूर देखें, कानूनी प्रोविजंस को जरूर देखें, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और हमें अपने जीवन में इसको अपनाना भी चाहिए। और एक मिशन चलाना चाहिए जो केजरीवाल साहब ने चलाया है कि 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने का जो प्रोविजंस है, हमें भी अपनी क्लास में प्रत्येक बच्चे को एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देनी चाहिए और उनको लास्ट में 2 ईयर के बाद ये उम्मीद करनी चाहिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, इसके प्रति अवेयर होंगे, क्योंकि एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि भारतीय संविधान के प्रति और डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर के प्रति ज्यादा से ज्यादा हम अवेयरनेस फैलाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को जय भीम बोलता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। राजीव रंजन जी, सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुलपति जी पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको आमंत्रित करें। जी कुलपति साहब नमस्कार। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने न केवल महापुरुष के विचारों को हमारे समक्ष रखा, अपितु एक क्रमबद्धता से आपने उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण बदलाव के लिए संकेतन किए गए, जो महत्वपूर्ण बदलाव के लिए लेखांकन किया गया, जो बिंदुवत भाव रखे गए, उन बिंदुओं को भी बिंदुवत हमारे समक्ष, हमारे सभी श्रोताओं के समक्ष रखा। इसके हेतु बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम में अपनी अध्यक्षता प्रदान कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी सर, कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा बिहार। मैं सर के बारे में आप सभी श्रोतागण को बताना चाहूंगा। सर एमिनेंट पर्सनालिटी के साथ साथ एक सहृदयी भाव रखने वाले विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व के धनी है। आप विद्यार्थियों हेतु सहज, सरल और उनकी समस्याओं के निदान हेतु व्यक्तिगत स्तर पर निर्देशन प्रदान करने वाले श्रेष्ठत्व पर्सनालिटी में से आप गिने जाते हैं। आपका आशीर्वाद समस्त सीआरसी टीम पर अनवरत बना रहे। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैं आपका सबसे छोटा विद्यार्थी आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के इस महान दिवस पर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के इस जन्म दिवस की बेला पर आप हमें उनके भावों से अभिव्यक्त करते हुए निर्देश प्रदान करें। आदरणीय डीपी तिवारी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही सर। अच्छा। तो आज के इस कार्यक्रम में जो समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण लखनऊ तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों ने आयोजित किया है। इसके लिए मैं सीआरसी के सभी पदाधिकारियों, इस कार्यक्रम के आयोजन में जो भी सहयोग कर रहे हैं, सभी विद्वानों और सहकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वें जन्म दिवस के अवसर पर वेबिनार के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफलता के साथ आयोजित किया है। आपने मुख्य वक्ता के रूप में एक विद्वान का चयन किया, डॉक्टर जसमेर सिंह जी का, और
उन्होंने जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म समय, जन्म स्थान, उनके बाल्यकाल की स्थिति, उनकी प्रारंभिक और उच्च स्तरीय शिक्षा, राजनीति में उनका प्रवेश और लॉ मिनिस्टर के रूप में उनका जो कृतित्व था, वह स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी, आज़ादी के समय पाकिस्तान के बंटवारे पर उनके विचार, उस समय के नेताओं के साथ उनके संबंध और संविधान के निर्माण में उनका जो योगदान था, बड़े विस्तार के साथ उन्होंने उसकी चर्चा की। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों को छोड़ करके धार्मिक जीवन में उन्होंने गौतम बुद्ध द्वारा प्रवर्तित बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और उसके प्रचार प्रसार में उनका जो सहयोग रहा, उस तरफ भी जसमेर जी ने पूरा प्रकाश डाला। उन्होंने उनकी उन सारी रचनाओं का उल्लेख किया जिसका शायद सबको ज्ञान नहीं होगा, और किन किन पुस्तकों में कौन कौन सी बातें लिखी हैं संक्षेप में हाईलाइट करने की उन्होंने कोशिश की। और आज जो उनके मन का दुख था कि हमने भीमराव अंबेडकर जी को एक क्लास से ही मात्र जोड़ करके रख दिया है, हमें उनकी सर्वमान्यता पर विचार करना चाहिए। तो इस समय देश में सौभाग्य की स्थिति यह है कि जो भी पार्टी शासन में है वो हमारे ऐसे सारे चिंतकों को, सारे कार्यकर्ताओं को समान महत्व दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जितना उचित स्थान मिलना चाहिए वो देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं लगा रही है। और कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस देश का प्रबुद्ध उनको केवल अस्पृश्य या एसटी का नेता मानता है। हर पढ़ा लिखा आदमी उनके कंट्रीब्यूशन को स्वीकार करता है, और ये कंट्रीब्यूशन भारत में नहीं, भारत के बाहर भी लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनकी दी हुई एक ऐसी चीज हमारे पास है जिसका नाम है भारत का संविधान। भारत का संविधान बनाने में शायद जितनी मेहनत की गई उतनी मेहनत तो किसी देश के संविधान बनाने में शायद ही की गई हो। और इतना विस्तृत संविधान, इतने विस्तृत और बड़े जनतांत्रिक देश जितना हमारा लोकतंत्र बड़ा है, उसकी आबादी जितनी भारी है उतने भारी हमारा संविधान भी है। और इसकी खासियत यह है कि किसी एक आदमी ने इसको नहीं बनाया, इसमें लगभग 500 आदमी का कंट्रीब्यूशन रहा। 2-3 साल तक इस पर मंथन किया गया। कुछ भी बनाने के पहले, चाहे जो देश हो, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, सबके संविधान का विधिवत अध्ययन किया गया और सब देशों के संविधान की जो मुख्य मुख्य बातें थी उनको लेकर के भारत के संविधान की रचना की गई। अंग्रेज बहुत दिनों तक इस देश को आजाद करने के पक्ष में इसलिए नहीं थे, वो एक कुतर्क देते थे कि भारत के लोगों को अगर आजाद कर दिया जाएगा तो वो आजादी पाने के बाद भी अपने देश का सुशासन नहीं कर पाएंगे और यहाँ के प्रशासन को चलाने में वो स्वयं अक्षम है। ऐसे तर्क दे करके उन्होंने बहुत दिनों तक हमको आजाद करने में डिले किया। लेकिन जब ये संविधान बन करके तैयार हुआ और उसमें ऐसी सारी व्यवस्थाएं की गई जिसमें नीति निर्देशक तत्व डाले गए, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई, सबके लिए समान शिक्षा की बात की गई, धर्मनिरपेक्षता का तत्व लाया गया और एक ऐसे 3 टायर प्रशासनिक सिस्टम की व्यवस्था दी गई, नीचे स्तर पर स्थानीय निकाय की, राज्य स्तर पर राज्यों के व्यवस्था की और केंद्रीय स्तर पर संघ प्रशासन की। तो पूरे संसार को लगा कि भारत में शायद विश्व के चुने हुए बुद्धिजीवी मौजूद हैं, वो न केवल सर्वश्रेष्ठ संविधान का निर्माण कर सकते हैं अपितु अच्छी तरह से एक लोकतंत्र को स्थापित करके एक सुशासन के द्वारा अपने देश की जनता के ऊपर शासन और व्यवहार भी कर सकते हैं। ये देश को विश्वास में आया। उसके साथ साथ विदेश के लोगों ने भी इसको स्वीकार किया। हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारा देश नाना प्रकार की संस्कृतियों से, नाना प्रकार के भाषा से, नाना प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों से
युक्त है। और इस पूरे देश में हम 70-71 साल से एक लोकतांत्रिक पद्धति से शासन व्यवस्था को स्थापित करते हुए, नाना प्रकार की विभिन्नताओं के होते हुए भी पूरे वर्ल्ड में सफलतापूर्वक एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत संचालित हो रहे हैं और लगभग सब लोग सुखी हैं। सबके विचारों को रखने का सबको अवसर मिल रहा है। सारे राजनीतिक दल अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं और ये जो लाइन खींची गई, इस लाइन को खींचने में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ी भूमिका रही। हम उनकी इस भूमिका के लिए, उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको आज उनकी 130वीं जन्मशती के अवसर पर नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जो संविधान हमें मिला, ये जैसा अभी जसमेर जी कह रहे थे कि इसको हमें कक्षा 8, 9, 10 में सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने नागरिक शास्त्र में इसे पढ़ा है, लेकिन भारतीय संविधान की जानकारी तो प्रत्येक नागरिक को उसके विद्यार्थी काल से होना ही चाहिए। तो हम उनके इस प्रस्ताव की प्रशंसा करते हैं और भारत सरकार उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकती है, और अगर स्वीकार करेगी तो इस देश के साथ बड़ा उपकार होगा। जब तक हम अपने संविधान के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक चैप्टर को ठीक से नहीं समझेंगे तो एक अच्छे नागरिक हो कैसे सकते हैं और संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपने स्तर पर पालन कैसे कर पाएंगे। इसके लिए तो भारतीय संविधान को हर भारतीय नागरिक को जानना ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों को पुनः बधाई देता हूं कि आप लोगों ने अपने देश के एक मतलब अच्छे चिंतक, राजनैतिक विचारक और गरीबों के मसीहा को आज के दिन याद किया और उनके बारे में जानकारी का विस्तार किया। हमको भी 2 शब्द बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए हम हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ, यह हमारा परम सौभाग्य है। और सीआरसी लखनऊ के सचिव निदेशक श्री रमेश पांडे सर की तरफ से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका स्नेह सीआरसी लखनऊ पर अनवरत बना रहे, जिससे हम लोग एक विस्तारित शैक्षणिक परिदृश्य के निर्माण में आपके निर्देशन को प्राप्त करते हुए बहुध्रुवीय शैक्षणिक परिदृश्यता की स्थापना हेतु नवीन संकल्पों की रचना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री विकास मिश्र, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, सीआरसी लखनऊ को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य वक्ता तथा हमारे विशिष्ट जनों का विधिवत धन्यवाद ज्ञापन कर आज के कार्यक्रम की पूर्णता हेतु अपने भाव प्रकट करें। आदरणीय विकास मिश्रा सर। धन्यवाद नागेश सर। आज के इस विशिष्ट दिवस भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर मैं विकास मिश्रा आप सभी प्रबुद्ध जनों को, जो भी इस वेब संगोष्ठी में उपस्थित हैं, सभी को सादर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद के लिए सबसे सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी सर का, जो कि कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा बिहार से हैं। सर, आपने आज इस वेब संगोष्ठी में एक मुख्य अतिथि के रूप में आकर इस वेब संगोष्ठी को सफल बनाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सीआरसी लखनऊ की समस्त टीम की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से, हमारे मंत्रालय की तरफ से। बात के क्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज के मुख्य वक्ता आदरणीय जसमेर सिंह सर का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर NIPVD देहरादून है।
आदरणीय जसमेर सर, जो कि दिव्यांगता के क्षेत्र में कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज के इस विशिष्ट दिवस में आपने अपनी विशेषज्ञता से हम लोगों को कई नई जानकारियां दी, जो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली हैं। धन्यवाद जसमेर सर। धन्यवाद के क्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी अभिभावक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशिका महोदया श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का, जिनका मोटिवेशन हमें लगातार मिलता रहता है वेबिनार कराने के लिए। तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के क्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर का, जिनका व्यक्तित्व और जिनका ऊर्जावान निर्देशन हमें सदैव प्रेरित करता है इस तरीके के आयोजन को करवाने के लिए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के इसी क्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर उपस्थित होकर हमारी इस संगोष्ठी को सफल बनाने का प्रयास किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कार्यक्रम समन्वयक श्री राजीव रंजन सर का, जो कि कई सारे वेब संगोष्ठी में हमारे साथ उस वेब संगोष्ठी को आयोजित करने में और करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी आईटी टीम के प्रमुख श्री सुमित कुमार गिरी सर का, जिन्होंने आज इस वेबिनार को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं श्री नागेश पांडे सर का, जो कि सह समन्वयक के रूप में, और श्री संतोष कुमार सर का, जो कि सह समन्वयक के रूप में हमारे साथ उपस्थित रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सादर नमन करना चाहूंगा आज के इस विशिष्ट दिवस में, कि जिनके कारण आज एक ऐसा संविधान बन पाया जिसकी वजह से हमारा भारत एक समावेशी समाज का निर्माण कर पा रहा है। धन्यवाद के क्रम में मैं आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप सभी हमारे साथ इसी प्रेम और इसी विश्वास से जुड़े रहें, जिससे कि हम लोग सीआरसी लखनऊ की तरफ से महत्वपूर्ण कार्यक्रम करवाते रहें और हम सभी का मनोबल इसी से बढ़ता है, आपकी सहभागिता से, आपके सहयोग से। तो इसी आशा के साथ कि आप हमारे साथ अगले कार्यक्रमों में भी इसी तरीके से जुड़ेंगे, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का यह कार्यक्रम अपनी पूर्णता को प्राप्त है। मैं सभी विशिष्ट जनों को, विशेष रूप से मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डीपी तिवारी सर को चरण स्पर्श करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सर ने आमंत्रण हमारा स्वीकारा तथा आज अपने उद्बोधन से हमें आशीर्वचन प्रदान किया। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए सभी से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है, आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर वो गूगल फॉर्म दोबारा भेजना, मिल नहीं रहा। जी जी, पुनः भेज दिया जाएगा, सभी भर लें जी।